दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है भारत में बैंकिंग व्यवस्था। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल में बैंकिंग व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। वैदिक काल में नपत्रा नलेखा जैसे नामों का उल्लेख हुआ है जो ऋण देने का कार्य करते थे। प्राचीन काल में ब्याज को सूदखोरी के नाम से जाना जाता था। मनुस्मृति में ब्याज की दरों का वर्णन मिलता है जो कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों आदि के लिए अलग अलग होती थी। वेदों में भी कुसीदिन नाम के पद का उल्लेख मिलता है जो उस समय के दौर में पैसों का प्रबंधन करता था। मौर्य काल तक आते आते राज्य सत्ता बैंकिंग का काम करने लगती है। इस काल में उल्लेख मिलता है कि राज्य आदेश पत्र के माध्यम से व्यापारियों को पैसा चुकाने का वादा पत्र दिया करते थे। बाद में यह प्रथा व्यापारियों ने भी अपना ली। मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था की यदि हम बात करें तो मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में दो प्रकार के दस्तावेजों में उल्लेख मिलता है जो कि शाही खजाने में से जारी किए जाते थे। दस्तावेज ए इंदु तलाब यह वर्तमान में डिमांड ड्राफ्ट की तरह है जिसमें मांग पर धन मिलता था। दस्तावेज मियादी इसके अंतर्गत एक निर्धारित समय के बाद धन दिया जाता था। यह वर्तमान में फिक्स डिपॉजिट की तरह ही था। आधुनिक भारत में बैंकिंग व्यवस्था की यदि हम बात करें तो उनके वर्षों का उल्लेख इस प्रकार है। भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की नींव यूरोपियन कंपनियों के आरंभ के बाद ही हुई। भारत में सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है जिसकी स्थापना 1770 में कलकत्ते में हुई। यह बैंक 1830 में बंद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1806 में बैंक ऑफ बंगाल पूर्ववर्ती नाम बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की। यही तीन बैंक 1921 में जोड़ दिए गए तथा भारत में एक बड़े बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। यही को 1955 भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित राष्ट्रीयकरण कर लिया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कर दिया गया। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। यह पहला ऐसा बैंक था जिसके प्रबंधन में भारतीयों को शामिल किया गया। हालांकि यह पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक नहीं था। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। यह पूर्णतः भारतीयों द्वारा प्रबंधित होने वाला पहला बैंक था किंतु इस बैंक का स्वामित्व भारतीयों के पास नहीं था। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यह पहला बैंक था जिसका स्वामित्व भारतीयों के पास था और इसका बैंक का प्रबंधन भी भारतीय ही करते थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पोचन खानवाला द्वारा की गई। इसके पहले चेयरमैन फिरोज शाह मेहता थे। 1934 में भारत में बैंकों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई, अतः ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए इन बैंकों का रेगुलेशन करना अनिवार्य हो गया। 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। इस बैंक का स्वामित्व निजी हाथों में था, अतः आरबीआई बैंकों को रेगुलेशन करने में दक्ष नहीं था। अतः 1 जनवरी 1949 में इस बैंकों को भारत सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। आरबीआई की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने के लिए मार्च 1949 बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में 2013 में भी कुछ संशोधन किए गए। 1949 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी न्यूनतम संपत्ति लगभग 50 करोड़ रुपए थी।
1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज की स्थापना की गई। 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी न्यूनतम संपत्ति 200 करोड़ रुपए थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में जोड़ दिया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक था। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मिला दिया गया। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भी इसमें शामिल कर दिया गया। 1 अप्रैल 2017 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेष 5 सहयोगी बैंकों को भी एसबीआई में समाहित करने संबंधी अधिनियम पारित किया गया। इस मर्जर से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर एसबीटी शामिल हैं। वर्ष 2018 में विजया बैंक तथा देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। वर्ष 2019 में 12 सरकारी बैंक अस्तित्व में थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। किंतु इस वर्ष यानी 1 अप्रैल 2020 से बड़े पैमाने पर बैंकों के विलय को लागू कर दिया गया। इस विलय के तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक पीएलबी में विलय कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, आंध्रा व कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। इस विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। बैंकों को हम अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों के माध्यम से जानते हैं। अनुसूचित बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है और न्यूनतम संपत्ति 500 करोड़ रुपए, प्रारंभ में न्यूनतम संपत्ति 5 लाख रुपए थी। इन बैंकों की गतिविधियों से ग्राहक पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति पूर्णतः लागू इन पर होती है। अनुसूचित बैंकों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है: कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक और रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।